अरब दुनिया में 2010 में जमहूरियत के लिए उठने वाली लहर ने, जिसे अरब स्प्रिंग भी कहा जाता है, कई दहाइयों तक हुकूमत करने वालों का इक़्तिदार तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अब भी बेशतर मुल्क बदअमनी का शिकार हैं। इन्हीं में शामिल है अरब दुनिया का गरीब तरीन मुल्क यमन, जहाँ 34 साल तक हुकूमत करने वाले सदर अली अब्दुल्ला सालेह को कल उन्हीं के हलीफ हूसी बागियों ने हलाक कर दिया। सालेह 1969 से 2012 तक इक़्तिदार में रहे। 2015 से उनकी हामी सिक्योरिटी फोर्सेस हूसी बागियों के साथ मिलकर सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ जंग लड़ रही थी, लेकिन 3 रोज़ कबल जब सालेह ने सऊदी इत्तेहाद के साथ जंग बंदी की हिमायत की और हूसी बागियों को तनकीद का निशाना बनाया, तो बागियों ने भी उनके साथ इत्तेहाद ख़त्म कर दिया। सालेह यमन की एक इंतहाई अहम सियासी शख्सियत थे और अरब लीग ने खबरदार किया है कि उनके कत्ल से मुल्क मजीद तबाही की तरफ बढ़ सकता है। 2015 से अब तक यमन की जंग में तकरीबन 9000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि करोड़ों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। सदर सालेह की हलाकत यमन और अरब दुनिया के लिए क्या मानी रखती है, इस पर बात करने के लिए न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं मशरिक़ वस्ता उमूर की माहिर डॉक्टर जिलियन श्वेडलर। डॉक्टर श्वेडलर यमन की सियासत पर इनाम याफ्ता किताब फेथ इन मॉडरेशन, इस्लामिस्ट पार्टीज इन जॉर्डन एंड यमन की मुसन्नफ़ा भी हैं। डॉक्टर श्वेडलर, वेलकम टू व्यू 360। Now that the former President Saleh has been killed, how do you think this is going to affect the prospects for peace in Yemen? Well, it does open a possibility for a renewed peace process in that Saleh was seen as often as an obstacle because he was never going to be someone who really wanted to share peace or share power in the country. So there's a possibility, but I think in practical terms, it's unlikely to really change the prospects for peace. There's two main reasons. The first reason is because Saudi Arabia is intent on the destruction of the Houthis, and the Houthis have quite a stronghold and support base in the north. And the second reason is the country is really fragmented. It's not a two-sided war. You have secessionists in the south, you have pockets of al-Qaeda and others vying for power. So it would really take the Saudi Arabia and the coalition back off and be open to a federal kind of arrangement. So जहाँ तक यमन में अमन का इम्कान है, तो डॉक्टर श्वेडलर ये कहती हैं कि एक तो अली अब्दुल्ला सालेह अगरचे बहुत अहम शख्सियत है, लेकिन बहरहाल वो अमन की राह में रुकावट थे क्योंकि वो खुद पावर हासिल करना चाहते थे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो अवाम हैं वो भी मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का जो कंट्रोल है वो मुख्तलिफ पावर्स के पास है, तो इसलिए भी अमन हासिल करना आसान नहीं। और फिर ये भी कि सऊदी अरब भी हूसी बागियों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहता है। तो बहुत से डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो इसमें शामिल हैं, इसलिए अमन का इम्कान जो है, जो प्रोसेस है, वो इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी नई राहें उसके लिए खुलती हैं और एक विफाकी किस्म का जो निज़ाम है वो सामने आ सकता है। So you said that Saleh was often sort of like he was an impediment to the peace process. What was driving his alliance with the Houthis? Well, he has a very personal following over the years. He's really allied with whomever he thought was going to be useful to him politically. He's allied in the past not only with Saudi Arabia, but with jihadi extremists that he later then turned against. And so the fact that he's allied with a group, the Houthis, with whom he had war for 8 or 9 years, isn't surprising. He's a political animal, and he looked around and he was really pushed out of the political scene, and the Houthis were an opportunity for him to weasel his way back into power. All right. So अली अब्दुल्ला सालेह माजी में हूथियों के साथ 8-9 साल तक जंग भी लड़ चुके थे, लेकिन उनके साथ इस मरतबा जिन्होंने अलायंस बिल्ड किया था उसका मकसद भी यही था कि वो किसी ना किसी तरह अली अब्दुल्ला सालेह वापस इक़्तिदार में आने का अपने लिए रास्ता निकाल सकें, क्योंकि सालेह माजी में भी अपने मुखालिफिन के साथ इत्तेहाद कायम कर चुके हैं। उन्होंने सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद कायम किया और जहादियों के साथ इत्तेहाद कायम किया, और जैसे कि इस केस में हमने देखा हूसी बागियों के साथ भी उनका इत्तेहाद रहा था। मकसद यही था कि वो दोबारा किसी तरह खुद को इक़्तिदार में ला सकें। So Houthi rebels allegedly have Iran support. Now that this alliance has unraveled, what has Saudi Arab got to gain? Is it the biggest beneficiary of this or no? Saudi Arabia? Yes. I don't see that Saudi Arabia actually benefits from this. It's happy that in some ways that Saleh is gone, although over the weekend it turned to say it was willing to talk to Ali Abdullah Saleh. In reality, I think it was just trying to play different sides and weaken the Houthis as much as possible. But I don't see it as bringing the conflict closer to a resolution, which ultimately is what Saudi Arabia would like. Not just to end the conflict, but to put in place a leader that would be very pro-Saudi
and I don't think this puts Yemen any closer to that situation. सो अगरचे हूती बागियों को ईरान की मुबैना हिमायत हासिल है और अली अब्दुल्ला साले उनके साथ मिलके चूँकि उनका अलायंस था, तो उनकी हलाकत से डॉक्टर श्वेडलर कहती हैं कि सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सऊदी अरब भी यमन में इस्तेहकाम देखना चाहता है, अमन देखना चाहता है, लेकिन अली अब्दुल्ला साले की हलाकत कोई बहुत बड़ा गेन नहीं है। सो यमन्स करंट प्रेसिडेंट हादी एंड हिज फैमिली आर रिपोर्टेडली अंडर हाउस अरेस्ट इन सऊदी अरेबिया। How can Yemen overcome the power vacuum that it's now in? And when it comes to regional powers, what role, if any, constructive role do they have in this whole situation? Well, regional powers could play a constructive role in that they could, I mean, the Gulf states in particular have the funds to help fund a reconstruction of Yemen. But the problem is that they're not concerned with building a strong, viable Yemen so much as a pliant, pro-Gulf agenda Yemen. So I think they could play a stronger role than they could. The second issue is that it's really a multi-party conflict, as I mentioned earlier, and the Gulf and Saudi Arabia would have to acknowledge that those different power sources of power, bases of power, have a legitimate voice at the table. Where what it really wants is a unified Yemen with a pliant, pro-Gulf leader, rather than a Yemen that addresses multiple voices and creates Yemen for Yemenis. सो जहाँ तक यमन में पावर वैक्यूम का और को ख़त्म करने की बात है और वहाँ कोई क़यादत कायम करने की बात है, तो डॉक्टर श्वेडलर कहती हैं कि जो रीजनल जो ताकतें हैं, खलीजी ममालिक जो हैं, वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तामीर नौ में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उनका मकसद ये नहीं है। वो ये चाहते हैं कि यमन में एक ऐसी हुकूमत आए जो खलीजी एजेंडा की हिमायत करती हो, जो अरब ममालिक की हामी हो और उसी एजेंडा को आगे बढ़ाए। लेकिन ज़रूरी ये भी होगा कि जो डिफरेंट पावर्स इस वक्त यमन में काम कर रही हैं, एक दूसरे से कंट्रोल हासिल करना चाह रही हैं, उन सबको ही टेबल पर लाया जाए और उन सबको ही अपनी आवाज़ जो है वो सामने लाने का मौका दिया जाए। डॉक्टर श्वेडलर, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड द इनसाइट दैट यू गिव अस। Thank you very much for having me.